हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस लेक्चर में हम लोग एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को इसके बारे में सिखा दूंगा। आज का जो ये लेक्चर है जिसमें हम 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट के तहत जिसमें चल रहे हैं, तो आई होप आप लोगों की तैयारी अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर जो फुल फ्लैश तरीके से जो प्रिपेयर कर रहे थे गेट के लिए, गेट 2021 के लिए, ठीक है, आई होप आप लोगों की तैयारी हो गई होगी। जो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ क्वालिफाई करना चाहते होंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरे से एफएम पढ़ा है, मेरे से ये वाला जो टॉपिक्स जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अगर आप लोगों ने वो भी पढ़ा है, अगर आप लोगों ने प्रॉपरली एप्टीट्यूड देखा और मैथमेटिक्स को भी थोड़ा बहुत फॉलो किया होगा, और इसके अलावा सॉम जो कि मैंने कहा था कि मैं स्टार्ट कराऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली तबियत कभी कभी होता है साथ नहीं देती है, जिसकी वजह से हम जो प्लान करते हैं वो 100% एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। बट बेटर हुआ कि हमने यहाँ पर लगभग 2 सब्जेक्ट कंप्लीट किए, तो अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल यहाँ पर क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पर जरूर ये बात आपसे कहूंगा कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट के बेसिस पे गेट क्वालिफाई करना इतना आसान तो होता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें दैट इज नॉट एन इशू। ओके, नाउ जो आज का लेक्चर मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से तो मैं बहुत ज्यादा इसे इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, बट अगर मैं आप लोगों को सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहां पर जो आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने वाला हूं, न्यूमेरिकल में भी कुछ आप लोगों को अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। जो न्यूमेरिकल होगा मेनली आज का जो मेरा जो ये लेक्चर है, इसमें जो आज का न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं दैट इज अ वेरी गुड न्यूमेरिकल। इसमें आप लोगों को 2-3 चीजें सीखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस हम यहां पर पढ़ रहे थे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस, बड़ा लंबा नाम है इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया, ठीक है। यहां पर जो आज का टॉपिक है हमारे पास, आज का टॉपिक है हमारे पास PERT, द कॉन्सेप्ट ऑफ PERT, ठीक है। जो PERT हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड नेटवर्क एनालिसिस में 2 क्वेश्चंस आपसे बेसिकली पूछे जाएंगे। एक आपका होता है सीपीएम और एक आपका होता है PERT। सीपीएम जो होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ये डिटरमिनिस्टिक अप्रोच होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया था। उसमें हम लोग क्या करते हैं, वहां पर जो एक्टिविटी होती है, तो एक्टिविटी आपकी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है और आपका एक इवेंट होता है। एक इवेंट से दूसरे इवेंट पहुंचने के लिए आप एक एक्टिविटी को प्रोसेस करते हैं और उस एक्टिविटी में जो टाइम हमको लगता है वो टाइम की एक डिटरमिनिस्टिक वैल्यू हमको पता होती है। इसलिए जो सीपीएम होता है उसको क्रिटिकल पाथ मेथड में हम लोग उसको एक डिटरमिनिस्टिक अप्रोच कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आज मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये आप लोगों का क्या होता है, PERT, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं PERT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। PERT का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ठीक है। चलो इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि एक्चुअली में होता क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या जरूरत पड़ी इसको पढ़ने की, ठीक है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जितने भी आपके जो थ्योरेटिकल लेवल के सब्जेक्ट होते हैं, देखिए एक्चुअली क्या है ना फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट आपके होते हैं जैसे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, एक्चुअली में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब गेट में क्या होता है, गेट क्योंकि एक न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच एग्जाम होता है, तो इसमें यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल जो हम लोग पढ़ते हैं, जो भी हम यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अगर आप लोग ईएस लेवल पे पढ़ाई करने लगेंगे, अगर आप लोग यूपीएससी लेवल पे भी, आपको पता होना चाहिए यूपीएससी लेवल पे भी आप टेक्निकल का सब्जेक्ट लेके यूपीएससी फाइट कर सकते हैं। तो वहां अगर आप लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को चुनेंगे, है ना, मैं वैसे रिकमेंड तो नहीं करूंगा, हो सकता है भविष्य में आप लोग यूपीएससी की भी तैयारी करें, तो अगर आप इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन को लेकर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे बहुत इन डेप्थ नॉलेज में उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं और इनका थ्योरी बहुत वास्ट है। इसीलिए जब भी आप प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जब भी आप किसी से भी पढ़िए, तो वहां पर आपसे ये जरूर कहा जाता है कि भाई हम ये चीज पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सीपीएम, आपके जो सीपीएम जो हमने पढ़ा क्रिटिकल पाथ मेथड, वो आपके थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ गुड टॉपिक, इट इज अ वेरी नाइस टॉपिक, ठीक है। बट एक्चुअली अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं तो हमेशा ध्यान रखिए, प्रैक्टिकल लेवल पे हम जब भी कोई चीज की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जब भी कोई चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसका एज अ होल डिटरमिनिस्टिक वैल्यू हमें पता नहीं होता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई छोटे ऑपरेशन की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी लेथ में टर्निंग ऑपरेशन की बात कर रहा हूं, तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट के अगर डिजाइन, जो हम मशीन डिजाइन पढ़ते हैं, तो मशीन डिजाइन में अगर हमको उसका सारा पैरामीटर पता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पर एक डिटर्मिनिस्टिक टाइम वहां पर बता सकते हैं। पर जरूरी नहीं है कि जो आपने टाइम अलॉट वहां पर आपसे ने जो सोचा है उसी टाइम पर ही आपका वो इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम सीपीएम पढ़ते हैं, तो सीपीएम में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू आती है। ठीक है, हमारे पास क्या आती है, हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू आती है। हमारे पास क्या आती है, एक क्रिटिकल वैल्यू आती है। क्रिटिकल वैल्यू हम वो वैल्यू कहते हैं कि मिनिमम इतने टाइम पर तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। प्रोजेक्ट को हम नेटवर्क फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहां पर जब मैं आप लोगों को क्रिटिकल वैल्यू की बात करता हूं, तो क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन में हम उसको लिख देते हैं, जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल जब हमने देखा था, तो हमने देखा था कि भाई 44 डेज में वो हो जा रहा है। ठीक है, हमारे पास जो एक्टिविटी थी उसका भी हमको परफेक्ट डेज पता था कि भाई इस इवेंट से इस इवेंट जाने में जो एक्टिविटी ड्यूरेशन लगेगा, कहीं 10 दिन का लगेगा, कहीं 8 दिन का लगेगा, कहीं 15 दिन का लगेगा, कहीं 17 दिन का लगेगा, कहीं 14 दिन का लगेगा। दैट इज ओके। बट यहां पर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोगों को एक्चुअली जो आपका ये पार्ट होता है ना, PERT, ये आपका प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होता है। दिस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, दिस इज अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे बात करूं, तो प्रैक्टिकल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा एक एक्यूरेट तरीका है चीजों को समझने का। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप लोग कोई काम करते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हमेशा अपने एक टाइम शेड्यूल बनाते होंगे। हर बच्चा जब भी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करता है तो वो टाइम शेड्यूल बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप गेट की तैयारी कर रहे होंगे, आप SSC की तैयारी कर रहे होंगे, आप किसी स्टेट लेवल JEE की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोगों का जैसे नोटिफिकेशन निकलता है, तो नोटिफिकेशन में आपसे बोला जाता है कि भाई इतने दिन बाद एग्जाम होगा, है ना। तो जब इतने दिन बाद एग्जाम होगा, तो बहुत कम ही ऐसे एग्जाम होते हैं जो अपने प्रेस्क्राइब डे या शेड्यूलिंग डेट पे कर पाते हैं। बाकी वो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं। आप भी जो अपने टाइम शेड्यूल बनाते हैं, आप सोचते हैं भाई मैं 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, 4 महीने बाद पेपर है, 20 दिन में पूरा रिवाइज कर लूंगा, 10 दिन पूरा टेस्ट सीरीज दूंगा, फोड़ के आ जाऊंगा, ऐसे ही सोचते होगे। लेकिन क्या हमेशा ऐसा हो पाता है? हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, जैसे मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने वो शेड्यूल पीरियड पे मैं वो काम नहीं कर पाया। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए, हो सकता है आपके घर कोई ऐसा मेहमान आ जाए, हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम घर में हो जाए, हो सकता है कहीं आपको अर्जेंटली कहीं बाहर जाना पड़े। तो ये सब जो भी चीजें होती है ना, ये सारी पैरामीटर्स को हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो ये जो पैरामीटर्स आपके साथ होता है, तो ये चीज हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होता है। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं होता है, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड, जब मैं प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच की यहां पर बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो एक्टिविटी ड्यूरेशन होती है, द एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन फॉलोज, एक्टिविटी ड्यूरेशन आपकी क्या फॉलो करती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। ठीक है, आप बस इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए समझ लीजिए कि जो आपकी एक्टिविटी ड्यूरेशन होती है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। ठीक है, अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी काम को कंप्लीशन टाइम के बेसिस पर समझना चाहेंगे, तो वहां पर आपको एक डिटर्मिनिस्टिक वैल्यू ना देकर 3 वैल्यूज दी जाती है। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर जब भी मैं पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, तो पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक नहीं 3 टाइम एस्टिमेट्स दिया जाता है, 3 टाइम्स एस्टिमेट्स। यहां पर आपको क्या किया जाता है, 3 टाइम एस्टिमेट्स दिया जाता है। ठीक है, आज मेरी राइटिंग बड़ी गंदी बन रही है, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। ओके, चलिए समझते हैं कि 3 टाइम एस्टिमेट क्या है। ओके, चलो, तो मैंने क्या किया कि मैं अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में देखना चाहता हूं। आई एम कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं किसी प्रोजेक्ट के बारे में कंसिडर कर रहा हूं और मैं उस प्रोजेक्ट को किसी पर्टिकुलर टाइम पर कंप्लीट करना चाहता हूं। ठीक है, वो प्रोजेक्ट मेरा कुछ समय के बाद कंप्लीट हो जाएगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात है ना। आप समझिए इस चीज को कि ऐसा हो सकता है कि सारी चीजें जो मैंने प्लान किया था, सारी चीजें जो मैंने प्लान किया था, मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब चीज होता गया, जैसा मैंने चाहा वैसा हुआ,
जितना दिन में मैंने चाहा उतना दिन में मेरी सारी एक्टिविटीज हुई और लास्ट में जाके क्या हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो कोई भी यहां पर जब मैं दो इवेंट को देख रहा हूं, कोई भी यहां पर मैं जब दो इवेंट को देख रहा हूं, तो इन दो इवेंट के बीच में अगर मेरा सारी की सारी कंडीशन अगर मेरे फेवर में है, तो उस समय वो काम कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, क्या लिखा मैंने बोला कि जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो वो काम करने में अगर सारे कंडीशन मेरे फेवर में हो गए तो उस समय जो काम करने में जो समय लगेगा वो क्या होगा, मेरा ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा। ठीक है, तो अगर सारी चीज मेरे अकॉर्डिंग हुई और कोई भी बीच में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होगा, इसको मैं टी ऑप्टिमिस्टिक लिखता हूं, TO। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम हुआ, ये सबसे मिनिमम टाइम लगना चाहिए ना। देखो, मैं कोई भी काम करना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं कि उसमें कम समय लगे। कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि वो जो भी काम कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा समय लगे। आप कोई भी चीज का अगर टारगेट मन में लेके बैठते हैं तो आप जरूर चाहेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर लूं। तो अगर मैं किसी प्रोजेक्ट के लिए भी चाह रहा हूं तो मैं ऑप्टिमिस्टिक वे में इसको लेके चल रहा हूं, मतलब सारे कंडीशन मेरे अकॉर्डिंगली हो। ठीक है, और मैं क्या करूं, उस चीज को कर लूं, उस चीज को समय पे पूरा कर लूं, कम से कम समय पे पूरा कर लूं। इसलिए ये जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम होता है, दिस इज द मिनिमम टाइम फॉर विच अ एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक ये हो गया मेरा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो हमारे साथ होता है, हम स्टूडेंट्स में 99% लोगों के साथ होता है। हम जो भी सोचते हैं, ठीक है, हम जो भी प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, सारी चीजें उल्टी हो जाती है। ठीक है, मैं सोचा था सुबह 5 बजे उठूंगा, सुबह 5 बजे मेरी नींद नहीं खुली। उसके बाद मैं सोचा था 7 बजे बैठ जाऊंगा पढ़ने, 7 बजे कोई प्रॉब्लम हो गया। मैंने सोचा 10 बजे तो मैं बैठ ही जाऊंगा पढ़ने और पढ़ के अपना काम कंप्लीट करूंगा। 10 बजे पापा बोले चलो मेरे साथ गाड़ी धोना है, कुछ काम नहीं करते हो, घर के बड़े आलसी हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि मैं आप लोगों के घर की कहानी सुना रहा हूं, लेकिन ये मेरे घर की भी कहानी है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद आपने सोचा होगा कि चलो ठीक है, आज नहीं हो पाया, कल कर लेंगे। तो भाई पता चला रात को ठंड लग गई, आपकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, तो जो आपने सोचा था कि मैं 4 दिन में इतना सारा चीज कर लूंगा, इतना सारा चीज पढ़ लूंगा, इतने टारगेट को कंप्लीट कर लूंगा, कुछ भी नहीं हो पाया। 4 दिन में आपने एक टारगेट को भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि जब कोई एक्टिविटी को करने में सारे के सारे कंडीशन आपके लिए फेवरेबल नहीं हो, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाए, तो वो जो टाइम आपको एक एक्टिविटी करने के लिए लगता है उसे हम कहते हैं पेसिमिस्टिक टाइम। उसे हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्टिक। ठीक है, पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। पता है, ये सब ऐसी चीजें हैं ना जो हम चीजें अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है फ्रेंड्स कि हम चीजों को ना फिजिकल वे में ना समझ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या हो जाती है, तीसरी चीज हमारे पास होती है कि देखिए, एक प्रैक्टिकल की बातें कर लेते हैं। कोई भी कंडीशन आपके 100% फेवर में नहीं रहेंगी, कोई भी कंडीशन आपके 100% अपोजिंग में नहीं रहेंगी। ठीक है, आप किसी टॉपर से भी बात कर लो ना, ऑल इंडिया रैंक 1 से भी बात कर लो, तो उसके लाइफ में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती होगी, उसके बावजूद उसने उस चीज को अचीव किया। ठीक है, तो वो जो इंसान होते हैं, वो जो लोग होते हैं, जो हम लोग जो भी काम करते हैं ना, तो उसमें कोई भी चीज हमारे 100% फेवर में नहीं रहती है, कोई भी चीज हमारे 100% अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं रहती है। तो वो हमारा जो टाइम होता है, जिसकी एक्टिविटी को करने का जो टाइम होता है, तो वो हमारा क्या होता है, मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, जिसको मोस्ट लाइकली टाइम, इसको सिंपल टी ले लीजिए आप। ठीक है, या टीएम ले लीजिए, टीएम ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोस्ट लाइकली टाइम टीएम। ठीक है, सो यहां पर आपके पास जो टाइम एस्टिमेट्स की हम बात करते हैं, तो पर्ट में हमारे पास 3 टाइमिंग होता है। एक होता है हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम, और एक होता है हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम। मतलब मोस्ट लाइकली इतने दिनों में तो मेरा काम कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन कुल मिला के हमको पढ़ना क्या है, हम अपने पाथ से तो नहीं भटक रहे, हम अपने मेन उद्देश्य से तो हट नहीं जा रहे। हमको एट लास्ट जाना कहां पर है, हमको एट लास्ट तो यही करना है ना, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड नेटवर्क एनालिसिस ही तो हमको करना है ना। मतलब आपको यहां पर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे आप ऑप्टिमिस्टिक टाइम लीजिए, पेसिमिस्टिक टाइम लीजिए, मोस्ट लाइकली टाइम लीजिए,
आपको यहां पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए नेटवर्क को तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, और अगर आप नेटवर्क को ड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर आपको एक एग्जैक्ट या एक डिटरमिनिस्टिक टाइम तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है, क्वेश्चन में आपको ये तीनों टाइम की वैल्यू दी जा रही है, बट आप जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप जब नेटवर्क फॉर्म करेंगे, तो उस नेटवर्क में आपके पास एक डिटरमिनिस्टिक टाइम की वैल्यू होनी चाहिए, और वो डिटरमिनिस्टिक टाइम की वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेड टाइम। क्या कहलाती है, एक्सपेक्टेड टाइम। तो यहां पर इतना कहानी बताने का मेरा मकसद यह हुआ फ्रेंड्स कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पर्ट का, आपको वहां पर 3 वैल्यूज दी जाएगी, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, आपके पास जैसे कोई भी एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल एक्टिविटी A to B, आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। अब बोला जाएगा कि इस एक्टिविटी को करने में पर्ट के अकॉर्डिंगली जो टाइम एस्टिमेट दिया गया है वो क्या दिया गया है, मान लीजिए आपको लगेगा 6, 8, 12, ऐसे करके वो आपको क्वेश्चन में दे देगा। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि ये जो वैल्यू है ये बता रहा है ऑप्टिमिस्टिक टाइम की वैल्यू, ये बता रहा है मोस्ट लाइकली टाइम की वैल्यू, और ये आपको बता रहा है पेसिमिस्टिक टाइम की वैल्यू। अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों वैल्यू अलग हो, ऐसा हो भी सकता है कि ये तीनों वैल्यू बराबर हो, ऐसा हो सकता है कि इनमें से कोई 2 वैल्यू बराबर हो, बट यहां पर क्या चीज नहीं हो सकता, यहां पर आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम आपके पेसिमिस्टिक टाइम के बराबर नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। मतलब यहां पर मैं किस कंडीशन को सही लेके चल सकता हूं, यहां पर मैं इस कंडीशन को बिल्कुल एज्यूम कर सकता हूं। मतलब यहां पर वो आपको 2, 3, 3 ऐसे दे सकता है, वो आपको 1, 1, 1 बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ये दिस इज पॉसिबल। बट यहां पर अगर आप लिख रहे हैं, मतलब आपको टाइम की वो दे रहा है 8, 10, 6, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा वो आपको नहीं देगा। आपकी पेसिमिस्टिक टाइम आपके ऑप्टिमिस्टिक टाइम से बराबर हो सकती है और ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। ठीक है, चलो जी, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। तो एक बार आपको किसी क्वेश्चन में ये चीज आपको दे दिया, तो आप क्या करोगे, आप तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे, आप तो प्रोजेक्ट का एक नेटवर्क डायग्राम बनाओगे, और वहां पर भी आपको वहां पर वो क्रिटिकल पाथ पूछेगा, वहां पर भी वो आपसे क्रिटिकल टाइम की वैल्यू को पूछेगा, तो आप क्या करोगे, वहां पर आप एक्सपेक्टेड टाइम की वैल्यू निकालोगे। इसे हम TE के से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहां पर जो TE की वैल्यू होती है वो होती है 4T0 प्लस 4TM प्लस TP/6। बस जितना बता रहा हूं उतना ध्यान रखेंगे, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। T0 प्लस 4TM प्लस TP/6, ये जब आप निकाल लेंगे तो वो जो आपका होगा उस एक्टिविटी का टाइम हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम CPM पे ले रहे थे। हम दो इवेंट के बीच में जो एक्टिविटी हो रहा था उसमें नहीं डेट ले लेते थे, 8 दिन, 6 दिन, 12 दिन, तो ये जो वैल्यू आएगी हम इसके इन तीनों टाइम के बदले इस टाइम एक्सपेक्टेड टाइम को हम वहां पर पुट कर देंगे। अब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे हम CPM पे करते थे। ठीक है, अब यहां पर अलग चीजें क्या है जो हमको कैलकुलेट करने को पूछा जाता है, यहां पर एक और चीज हमसे पूछा जाता है निकालने को, और वो होता है हमारे पास दूसरा चीज, वो होता है हमारे पास वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर जो होता है आप लोगों का वो होता है TP माइनस T0/6 का होल स्क्वायर, तो इसको भी आप लोग लिख लेंगे। एक होता है वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, यहां पर वेरिएंस कुछ नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। ठीक है, आपसे बस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द वेरिएंस। ठीक है, इसको आप वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट ना कह के, एक्चुअली मैंने यहां पर गलत लिख दिया है, दिस इज रॉन्ग, वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी आप बोलिए इसको। ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी। प्रोजेक्ट के लिए वो डिफर हो जाएगा, मैं सब समझाऊंगा। ठीक है, एक आपका ये होता है, जहां पर ये जो सिग्मा होता है, जहां पर ये सिग्मा होता है, ये आपका कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहां पर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोगों के पास मैंने 3 वैल्यूज बताई। पहली वैल्यू मैंने बताई कि भाई आपका एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा, दूसरा मैंने बताया कि आप लोगों का ये वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस की वैल्यू मैंने यहां पर लिख दी और
सॉरी फ्रेंड्स, तो यहां पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है टीपी माइनस टी नॉट बाय 6 का होल स्क्वायर। टीपी आपका पेसिमिस्टिक टाइम, टी नॉट है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। तो अगर ये सिग्मा यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी फिर? ठीक है, तुरंत कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, आपको पता है क्या वैल्यू होनी चाहिए। सिग्मा क्या होगा? अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर ही होगा ना, अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर होगा। सिग्मा क्या है? अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होती है वो होती है टीपी माइनस टी नॉट बाय 6। ठीक है, चलो ठीक है, ये तीन चीजें आप लोगों को पूछ रहा है। अच्छा, इसके अलावा क्या पूछता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इतने समय पे आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के अप्रोच है, तो प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन टी डेज। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये क्या हो, तो ये जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स, इसका मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक्चुअली इसका कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है निकालने का। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका काम टी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके लिए पहले आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहा मैंने? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहां पर सबसे पहले आपको z करना पड़ेगा। z क्या होता है आपका? z की वैल्यू होती है t माइनस टी एक्सपेक्टेड अपॉन सिग्मा। ठीक है, ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा? अपॉन सिग्मा, इसको सिग्मा। ठीक है, इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सिग्मा, इसको p लिख देता हूं सबसे अच्छा। ठीक है, चलिए इसको मैं समझाता हूं एक्चुअली क्या हो रहा है। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। मान लो कि मेरा सवाल आ गया, आपको गेट में सवाल आ गया, हालांकि ये नहीं आ सकता, मतलब बहुत कम चांस है आने का, उसका मैं कारण बता दूंगा। वो आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है भाई। मान लीजिए कि आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया, आपने टी एक्सपेक्टेड टाइम निकाला, सबके लिए, सारी एक्टिविटी के लिए निकाला, आपने प्रोजेक्ट के लिए उसके पुट किया, आपने क्रिटिकल पाथ निकाला, क्रिटिकल टाइम निकाल लिया, तो ये आपका क्रिटिकल टाइम हो गया, यानी कि टी एक्सपेक्टेड टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि 19 दिन आपका लगा। मान लीजिए, मतलब मैं कोई ऐसा एक न्यूमेरिकल लाऊं जिसमें आ रहा है कि भाई 19 दिन में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो एग्जाम में वो क्या पूछ सकता है? एग्जाम में वो ये पूछ देगा कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उससे कम की वैल्यू में भी पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है 17 दिन में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर क्या होगा फ्रेंड्स, आप ये जो वैल्यू है ये आप यहां पर पुट करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आप यहां पर पुट करेंगे, और ये जो सिग्मा पी है, सिग्मा पी आपका कहलाता है, सिग्मा पी आपका कहलाता है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बार आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो यहां से आपको z की वैल्यू आएगी, और z के करस्पॉन्डिंग उस वैल्यू के लिए आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए एक चार्ट होता है। ठीक है, उसका एक चार्ट होता है, और वो चार्ट कैसा होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। उसकी वैल्यू दे दी जाती है। एक्चुअली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, जहां पर ये 0 होता है और यहां पर इसकी ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू होती है 50%, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो यहां पर जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू z की आएगी, तो यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग आप वहां पर परसेंटेज को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहां पर आपको वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, वो आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर देगा, और वहां से देख के आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वहां पर मान लीजिए कि वो आपको एक टेबल दे देगा, वो आपको एक टेबल जैसा दे देगा। ठीक है, और टेबल में आप लोगों को वो क्या करेगा, z की वैल्यू दे देगा और परसेंटेज की वैल्यू दे देगा, 1 1 0 -1 2, और यहां पर करस्पॉन्डिंगली परसेंटेज का वैल्यू दिया। अब आपने क्या किया, आपने जब यहां पर पुट किया तो मान लीजिए कि वैल्यू आ गई, मान लीजिए आपकी -2 आ गई, तो -2 के करस्पॉन्डिंग आपका क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहां पर भी एक -2, तो करस्पॉन्डिंगली आप वहां से आंसर चेक करके ऑप्शन में पुट कर देना। नहीं तो अगर डिजिटल फॉर्म में आएगा, मतलब जो आंसर लिखने वाले फॉर्म में आएगा, तो आप उसको वहां पर भी पुट कर सकते हैं।
तो आप समझ रहे हैं कि इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, बस आपको यहां पर ये ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकाल देंगे, तो पहले आपको z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, z के करस्पॉन्डिंगली आप लोग परसेंटेज की वैल्यू चार्ट में देख के बता देंगे। ठीक है, ये कोई याद नहीं कर सकता, देयर आर सो मेनी वैल्यूज। ठीक है, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग परसेंटेज की वैल्यू रहती है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है फ्रेंड्स, मेरा मकसद यहां पर इसको निकालना, ये निकालना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, एक बार प्रोजेक्ट मैंने बना दिया, एक बार मैंने उसका क्रिटिकल पाथ निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, तो इसको निकालने का भी तरीका होता है। तो सबसे अच्छा है वो तरीका सीखने का कि हम न्यूमेरिकल को करें। तो जैसे ही मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को यहां पर बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहां पर एक न्यूमेरिकल को देखते हैं, यहां पर हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। ठीक है, ओके। यहां पर टोटल है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 ओके। चलो, ये हो गया आपका एक्टिविटी, यहां पर है आपका टाइम। ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस को क्या कहते हैं, सिग्मा स्क्वायर, और यहां पर आपका हो जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, ओके। चलिए यहां पर समझ लेंगे क्या क्या हो रहा है। यहां पर आपको यहां पर एक्टिविटी की वैल्यू दे रहा हूं, यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है, मैं यहां पर देखिए आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही दो चीजें देंगी, ये चीजें आपको निकालनी पड़ेंगी, बट मैंने इसको टेबल में यहां पर पहले से ही मैं इसको बना देता हूं ताकि जब मैं इसका कैलकुलेटिव पार्ट करूं तो यहां पर मेरे को इजी जाए, आपको समझाने में भी बहुत आसानी हो। ठीक है, तो मैं पहले एक्टिविटी लिख देता हूं 1 to 2, ठीक है, 2 to 3, 2 to 4, 3 to 4, 3 to 5। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 3 to 6, 4 to 5, 4 to 6 और लास्ट में है आपका 5 to 6। ठीक है, अब यहां पर आपका टाइम है, यहां पर आपका टाइम है तो ऑब्वियसली टाइम भी आपको देगा, लेकिन अब वो आपको किस फॉर्म में देगा, चलिए मैं लिख के बता देता हूं, 2 to 8। ठीक है, यहां पे आपको समझ में आ रहा है ना, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। उसके बाद आपको है 1, 1.5, ये आपका है 11, उसके बाद है 0.5, ठीक है, 2.5 और ये आपका हो गया 7.5, ये है 0 0 0। ठीक है, 1 2.5, ये सब आप लिखिए, 1 2.5, 7 1 2 3 6 7 8 6 7 8 3 4 11 3 4 11 4 6 8। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं पूरा समझाऊंगा यहां पर, मैं पूरा समझाऊंगा यहां पर कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको कन्वीनियंस लगे। ओके, चलिए अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए, यहां पर आपसे क्या किया गया, आपको एक्टिविटी दे दी गई, आपको जो एस्टिमेटेड जो टाइम जो पैरामीटर्स है वो आपको दे दिए गए। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं यहां पर नेटवर्क बनाना चाहूं, अगर मैं यहां पर नेटवर्क बनाना चाहूं तो आपके पास तो होगा ही, आपके पास क्या होगा, आपके पास तो टेबल है, आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। सो यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, मैं यहां पर इस टाइप से इसको बना देता हूं। ठीक है, ओके। चलिए,
तो आप लोगों के पास जो एक्टिविटी था, देखिए ये बनाना मैंने आपको सिखा दिया, इसलिए मैं डायरेक्टली यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूं। ओके, चलिए, तो यहां पर आपका नेटवर्क कैसे बनेगा, मैं इसको दे देता हूं 1 to 2, तो पहला आपका है नेटवर्क 1 to 2, ठीक है। उसके बाद है आपका 2 to 3, तो ये आपका हो गया 2 to 3, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 to 4, तो ये आ गया आपका 2 to 4। उसके बाद आपका 3 to 4, ये आपका 3 to 4। उसके बाद है आपका 3 to 5, तो इसको आप 5 लिख देते हैं, 4 to 5, ठीक है, 4 to 6, ठीक है, ये आपका 6 हो गया, और लास्ट में आपका 3 to 6 भी और 5 to 6 भी है, ठीक है। तो हाउ मेनी एक्टिविटीज आर देयर, देयर आर टोटल 9 एक्टिविटीज, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां पर क्लियर कट आपको दिख रहा है कि यहां पर आप लोगों की 9 एक्टिविटीज आ चुकी है, और इस टाइप से आपका क्या बनेगा, कुछ नेटवर्क बनेगा। अब यहां पर जब मैं इनके डेट्स को लिखना चाहूंगा, तो भाई मैं डेट कैसे लिखूंगा, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर इसके डेट को लिखने के लिए हमारे पास जो ये वैल्यूज हमको दी गई है, ये यहां पर हमको टी एक्सपेक्टेड को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टी एक्सपेक्टेड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है ना फ्रेंड्स, ये होता है T0 प्लस 4Tm प्लस TP/6, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको हर किसी के लिए पुट करना है, और एक बार आप इसको पुट करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट के लिए 1 से 2 इवेंट के लिए लेना चाहता हूं, तो यहां पर देखिए मेरे पास T0 की वैल्यू है 2, TP की वैल्यू है 8 और TM की वैल्यू है 2। तो इसको जब मैं यहां पर पुट करूंगा, ठीक है, टी एक्सपेक्टेड के लिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 बाय, ये क्या हो जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 प्लस 8 बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 18/6, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3। तो यहां पर जो आपका वैल्यू आएगा टी एक्सपेक्टेड फॉर एक्टिविटी 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसी तरह से आप इसके लिए जब कैलकुलेट करेंगे, तो मैं यहां पर सारी वैल्यू पहले से मैंने लिख दिया कि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, तो ये वैल्यू भी आपकी आ जाएगी 3, ये वैल्यू भी आपकी आ जाएगी 3, ये वैल्यू आ जाएगी 0 3 2 7 5 6 2 7 5 6, ठीक है। इसका क्या काम है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप बस इस पर फोकस करिए कि यहां पर मैंने क्या किया, इन तीनों टाइम एस्टीमेट से मैंने एक्सपेक्टेड टाइम की क्या की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। अब चलो मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट में जा रहा हूं, मेरे पास ये नेटवर्क है। अब यहां पर मैं इनकी वैल्यूज को लिख देता हूं, तो यहां पर मेरे पास क्या लगा 3, ठीक है, यहां पर है 2 से 3 के लिए है मेरे पास 3, ठीक है, 2 to 4 के लिए है मेरे पास 3, ये है मेरे पास 0। चलिए इसकी भी वैल्यू मैं समझाऊंगा, 3 to 5 है मेरे पास 3, ये भी मेरे पास 3 है, 3 to 6 है मेरे पास 2, ठीक है, 4 to 5 है मेरे पास 7, 4 to 5 है मेरे पास 7, 4 to 6 है मेरे पास 6, 4 to 6 है मेरे पास 5, और ये मेरे पास है 6, ठीक है। ये मेरी क्या है, एस्टिमेटेड डेट्स है, ये मेरे पास किसकी वैल्यूज आ गई हैं, डेट की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी मैं आगे समझाऊं आपको, यहां पर एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि 0 एक्टिविटी है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक एक्टिविटी है, क्वेश्चन क्यों बहुत अच्छा है, वही मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रहा था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीजें फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ये जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3-4 जो है आपकी, दिस इज अ डमी एक्टिविटी, ठीक है। मतलब एक्चुअली जब मैं इसको यहां पर लूंगा फ्रेंड्स, इसको जब मैं कंसिडर करूंगा यहां पर इसको, तो एक्चुअली ये वैल्यू कैसी होगी, ये कुछ ऐसे होगी। डमी एक्टिविटी को हम डॉटेड एरो से शो करते हैं, ये, ठीक है। तो एक्टिविटी 3-4, एक्टिविटी जो 3-4 है आपकी, एक्टिविटी 3-4 जो है ये आपकी क्या है, डमी एक्टिविटी है। ये क्या है, डमी एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आपके पास डमी एक्टिविटी है, तो डमी एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझाया था, डमी एक्टिविटी में कोई टाइम नहीं लगता। यहां पर कोई टाइम लग रहा है क्या, देखिए यहां पर टाइम 0 लग रहा है। डमी एक्टिविटी में कोई भी रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं होता है, तो जब कोई टाइम पैरामीटर ही नहीं है यहाँ पे, जब कोई टाइम कंज्यूम ही नहीं हो रहा है यहाँ पर, जब ये 0 टाइम पैरामीटर पे है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली कोई भी ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर या मटेरियल रिसोर्स या रॉ मटेरियल का यहाँ पर यूज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, इट इज ओनली यूज टू मेक द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द नेटवर्क। तो हाँ, ये लॉजिकल सीक्वेंस को बनाने में काम आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपको यह चीज समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ डमी एक्टिविटी है, पर ये डमी एक्टिविटी की वजह से बहुत बड़ा खेल हो जाएगा यहां पर, और वही मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या, चलो ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं
क्रिटिकल पाथ निकालना चाहता हूं, मैं यहां पर क्रिटिकल पाथ निकालना चाहता हूं। चलो मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, मेरे पास बहुत सारा, पहले तो मैं छोटा वाला ले लेता हूं 1 2 3 6, 1 2 3 6, इसमें कितना लग रहा है 3 + 3 6, 6 + 2 8, यही लग रहा है 1 2 3 6, तो 3 + 3 6 + 2 8। इसके बाद हमारे पास है 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, भाई इसमें कितना दिन लग रहा है 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 6 यहां पर 15 है, तो डेफिनेटली ये तो मेरा क्रिटिकल पाथ नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन में कि भाई मेरे पास और यहां पर पाथ क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, चलो भाई इसमें कितना डेज लग रहा है 3 3 6, 6 + 0 6 + 7 13, 13 + 6 ये आपका हो गया 19, ठीक है। तो ये भी आपका क्रिटिकल पाथ नहीं हुआ, ये भी आपका क्रिटिकल पाथ नहीं हुआ, ये हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। आगे फिर बढ़ते हैं, हमने कर लिया 1 2 3 4 5 6, अब मैं करता हूं 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, चलो इसको भी जोड़ लेते हैं 3 + 3 6, 6 + 7 13 + 6 19, तो यहां पर भी 19 आ रहा है, वेरी नाइस। और मेरे पास क्या हो सकता है 1 2 4 6, 1 2 4 6, ठीक है, यहां पर कितना आ रहा है 3 + 3 6 + 5 11। और कोई तरीका है यहां पर इस पूरे नेटवर्क को समझने का? नहीं, सारे हमने देख लिए, सारे हमने देख लिए। इसका मतलब क्या हो रहा है जी, इसका मतलब ये हो रहा है, एक ये अपना गायब हो गया और ये हो गया, हमारे पास फ्रेंड्स यहां पर 2 क्रिटिकल पाथ आ रहा है, हमारे पास यहां पर 2 क्रिटिकल पाथ आ रहा है, ये देखिए, ये हमारे पास 2 क्रिटिकल पाथ आ रहा है, ठीक है। क्यों आया? देखिए इस डमी एक्टिविटी की वजह से, डमी एक्टिविटी के होने ना होने से देखिए लॉजिकल सीक्वेंस बना आपका, लेकिन यहां पर अब आपका क्या आ गया 2 क्रिटिकल पाथ आ गया। तो क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका किसी एक सीपीएम पार्ट में आपके 2 क्या होता है क्रिटिकल एक्टिविटी या क्रिटिकल पाथ या क्रिटिकल टाइम निकल के आ सकता है। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है। अब तो मेरा असली सवाल स्टार्ट हुआ है, ये तो बस मैंने आपको बनाने के लिए दिया कि भाई ये है, यहां से फिर आपको टी एक्सपेक्टेड निकालना है, आपको नेटवर्क ड्रॉ करना है। भाई आप क्या नेटवर्क ड्रॉ कर रहे हो एग्जाम में, ये कोई एग्जाम चेकर थोड़ी ना देखने आ रहा है कि आपने नेटवर्क कितना सुंदर बनाया कि वाह बड़ा सुंदर दिख रहा है, वो तो नहीं चेक करेगा, वो तो अपना सवाल पूछेगा। तो वहां पर वो क्या सवाल पूछ सकता है? वहां पर वो सवाल पूछ सकता है कि भाई गिव मी द वैल्यू ऑफ, अब मैं आप लोगों से यहां पर सवाल पूछूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, what is the value of standard deviation, ठीक है, standard deviation of the project, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब यहां पर आपको मुझे सिग्मा पी की वैल्यू बतानी है। दूसरी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट की वैल्यू मुझे बताइए। चलिए वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि सिग्मा पी स्क्वायर की वैल्यू आपको मुझे बतानी है। इसके अलावा मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो 19 डेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, मैंने क्वेश्चन अभी आपको दे रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 19 डेज ओनली। अब यहां पर ये 3 वैल्यूज देने का मेरा एक मकसद है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो ये चीज लिख लो मेरा वीडियो पॉज करके, ठीक है, ओके। सो वीडियो पॉज कर लिया होगा, लिख लिया होगा, जो भी है, ठीक। अब देखो मैंने आपसे पूछा कि भाई इस प्रोजेक्ट का मुझे वेरिएंस बताना है आपको, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है आपको, इस प्रोजेक्ट का क्या प्रोबेबिलिटी है कि 19 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखो, मैं पीछे जा रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, वेरिएंस, ये सारी एक्टिविटीज की वेरिएंस निकाल रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इन सारी एक्टिविटीज की वेरिएंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, जो वेरिएंस होता है सिग्मा पी स्क्वायर,
ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, टीपी माइनस T0/6 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर मैं सिग्मा पी निकालना चाहता हूं फॉर एक्टिविटी 1 2, सबसे पहले मैं एक्टिविटीज का निकालूंगा, उसके बाद ही ना मैं प्रोजेक्ट का निकालूंगा। तो यहां पर सबसे पहले मुझे सारी एक्टिविटी के लिए सिग्मा पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक्टिविटी 1 2 के लिए देखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहां पर मैं सारी वैल्यूज आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो वेरिएंस की वैल्यू यहां पे आएगी 1, इसके बाद आएगी आपकी 2.77, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपकी यही वैल्यू आएगी। मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं मैं वो बताना चाहता हूं। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.36, ये आ जाएगी 0, ये 1, ठीक है, 0.11, 0.11, ठीक है, 1.77, 0.44। ठीक है, ये आपकी वेरिएंस ऑफ दी ऑल एक्टिविटीज की वैल्यू आ गई। तो क्या आपके प्रोजेक्ट की वैल्यू आ गई? नहीं। अभी मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, मैंने सवाल पूछा है कि भाई आपका वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट क्या होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपका वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट जो होता है, ऑलवेज रिमेंबर वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये होती है समीशन ऑफ वेरिएंस, समीशन ऑफ वेरिएंस ऑफ all activities in critical path of the project। ठीक है, मैं यहां पर एक ही साथ बहुत सारी चीजें आपको सिखा दूंगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होगा, तो क्रिटिकल पाथ में आपकी जितनी भी एक्टिविटीज लगी है, उन सारी एक्टिविटीज का जब आप वेरिएंस को ऐड करेंगे ना, वही आपका वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? फिर से ध्यान से समझो, यहां पर जितनी भी, यहां पर आपके पास 2 क्रिटिकल पाथ है, तो इन क्रिटिकल पाथ में जितनी भी ये एक्टिविटीज है, इन एक्टिविटीज के वेरिएंस को जब मैं ऐड करूंगा तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वही मेरी क्रिटिकल पाथ ऑफ द वेरिएंस कहलाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर एक मेरे पास क्रिटिकल पाथ है, मेरे पास 2 क्रिटिकल पाथ है, तो इसको मैं देखो, इसका क्या हो रहा है, 1 2 2, 2 2 3, 3 2 4, 4 2 5, 5 2 6। इन सब के वेरिएंस की वैल्यू मैं बता देता हूं। तो 1 से 2 के लिए है 1, ये है 1, 2 से 3 का है 2.77, ये हो जाएगा 2.77, 3 to 4 के लिए है 0, 4 to 5 के लिए है 0.11, और आपके 5 to 6 के लिए है 0.44। तो इसको आप जोड़िए, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो 7 8 8 4 12, ठीक है, 8 9 4 13, ठीक है, 2 3 4.32। तो एक आपके वेरिएंस की वैल्यू आ रही है 4.32। लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। अभी मेरा काम क्यों नहीं खत्म हुआ है जी? क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक क्रिटिकल पाथ नहीं है, मेरे पास 2 क्रिटिकल पाथ है। दूसरा क्रिटिकल पाथ क्या है, 1 2 4 5 6, ये भी तो एक क्रिटिकल पाथ है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 2 4 5 6। तो यहां पर मेरे पास क्या है, 1 2 2, 2 2 4, 4 2 5, 5 2 6। यहां पर इतनी सारी एक्टिविटीज हैं। अब इसका भी मैं वेरिएंस की वैल्यू लिख देता हूं, सबके वेरिएंस की वैल्यू लिख रहा हूं। तो 1 2 2 के लिए है मेरे पास 1, 2 2 4 के लिए है मेरे पास 1.36, ठीक है। उसके बाद है 4 to 5 के लिए है 0.11, और उसके बाद है 5 to 6 है आपके पास 0.44। तो यहां पर मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 4 5 6 5 11, ठीक है, 3 4 5 5 4 9, और ये हो गया 2.91। तो भाई एक वैल्यू मेरे पास आई है 4.32, एक वैल्यू मेरे पास आई है 2.91, ठीक है। तो ये तो दुविधा हो गई, क्योंकि मेरे पास 2 क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। तो हमेशा याद रखना, द मैक्सिमम वैल्यू विल बी दी वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये जो वैल्यू होगी यही आपकी वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट होगी,
ठीक है, मतलब अगर आपके पास दो क्रिटिकल पाथ आ जाते हैं, देखिए यहां पर एक डमी एक्टिविटी आ गई, यहां पे दो क्रिटिकल पाथ आ गए, ठीक है, हालांकि इतना टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मैं यहां पे सारे प्रोबेबिलिटी को, हर कंडीशन को मैं यहां पे लेके चल दे रहा हूं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास दो क्रिटिकल पाथ आ गया तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसी को आप ले लेना, अगर सिर्फ एक ही क्रिटिकल पाथ है तो उसमें जोड़ देना, आंसर आ गया। तो एक बार आपका ये सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आ गया, मतलब सिग्मा स्क्वायर ऑफ द प्रोजेक्ट, इसकी वैल्यू क्या है 4.32। तो एक बार आपने ये कैलकुलेट किया, सबसे पहले हमेशा याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है ना, तो सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्टली सिग्मा नहीं निकाल सकते। याद रखना, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। भाई 3-4 बार स्टार करके मान लो कि सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना पड़ेगा प्रोजेक्ट का, उसके बाद ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, चाहे एग्जाम में आपसे दोनों पूछा हो या सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो, ठीक है। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होगा वो क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा पी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4.32, तो ये क्या हो जाएगा 2.07, ये आपका सिग्मा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपकी सिग्मा की, सिग्मा ऑफ द प्रोजेक्ट, ये वैल्यू आ गई वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट की वैल्यू। अब आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि 19 दिन में ही आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आपका क्रिटिकल टाइम कितना आ रहा था, 19 दिन ही आ रहा था, यानी कि टी एक्सपेक्टेड आपका कितना है 19, टी आपसे क्या पूछा है 19, सिग्मा पी की वैल्यू क्या आ रही है 2.07। अब यहां से आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, z की वैल्यू करेंगे, तो 19 माइनस 19 बाय 2.07। ये सवाल आपका पूछा जा चुका है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में, यहां पर आंसर 0 आया था, और 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी, अब यहां पर लोग क्या सोचते हैं पता है, ये 0 आ जाता है तो इसको बोलते थे 0%। भाई ये 0% नहीं आंसर, ये z की वैल्यू है 0, तो z की वैल्यू 0 के लिए जो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, अब वहां पर वो टेबल भी नहीं देता है, वहां पर उनको ये लगता है कि भाई इतनी वैल्यू तो आपको पता रहेगी कि 0 के लिए जो प्रोबेबिलिटी होता है ये 50% होता है, ठीक है। तो सोचिए कन्वेंशनल में भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशनल में जिस भी स्टूडेंट ने, जिन्होंने भी ये सवाल बनाया होगा, उन्होंने प्रॉपर्ली इस डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश की होगी कि फॉर z वैल्यू टू बी 0 द प्रोबेबिलिटी इज 50%। तो यहां पर सोचिए कि अगर क्रिटिकल पाथ आपका 19 आ रहा है और यहां पर एक्सपेक्टेड टाइम भी 19 दिया है, तो भी 50% ही प्रोबेबिलिटी है कि उतने ही दिन में आपका वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। समझ में आया कि पर्ट कैसे सॉल्व होता है। तो ये रहा कॉन्सेप्ट पूरा सीपीएमएन पर्ट का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो यहां से क्रैश एनालिसिस का पूछ लिया जाता है। तो क्रैश एनालिसिस का ऐसा है फ्रेंड्स कि मैं क्रैश एनालिसिस अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, क्रैश में आप लोगों को डेज कम करके कॉस्ट बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो भी सीपीएम में ही होता है। मैं आप लोगों अगर डिमांड करेंगे तो मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे क्या करूंगा, शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे करेंगे क्रैश एनालिसिस को, तो मैं डेफिनेटली पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, समझेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, और उसको भी हम 2 से 3 लेक्चर या 2 लेक्चर में ही हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि पर्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे सॉल्व होगा, आपका वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, वो अगर आपसे सवाल पूछेगा तो चार्ट आपको डेफिनेटली देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा, इजी है, बहुत इजी है, सिंपल तरीके से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।